हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको मनी एंड बैंकिंग की जो यूनिट है, जो क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स में 6 मार्क्स की यूनिट है, इस यूनिट को कंटिन्यू करने वाला हूं। इससे पहले इस यूनिट की मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड की है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए थे, उनके बारे में अभी बात करूंगा। जो प्रीवियस वीडियो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, इसमें सारी प्रीवियस वीडियोस के लिंक जो है आपको सीक्वेंशियली मिल जाएंगे। ये सेकंड वीडियो है इसी टॉपिक पे। और जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने कवर किया था मनी एंड बैंकिंग के कुछ टॉपिक्स, जिसमें मैंने मनी के बारे में बताया, मनी सप्लाई के बारे में बताया और मनी सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं उसके बारे में बताया। डिलीटेड टॉपिक जो है और 2021 का जो सिलेबस है उसके बारे में बताया। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे जो एनसीईआरटी की बुक में आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उनको करना है अवॉइड, क्योंकि वे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और ये टॉपिक्स कुछ प्राइवेट ऑथर की बुक्स में भी अननेसेसरली दिए जाते हैं, तो इनको बेवजह नहीं पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। सेंट्रल बैंक जिसे हिंदी में केंद्रीय बैंक कहते हैं, और इसके कार्यों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि वित्तीय संस्थान क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बार देख लीजिए, उससे आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। जो ढांचा होता है, संरचना जो है, उसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जिनको वित्तीय संस्था कहते हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, गैर बैंकिंग जिसे कह सकते हैं। इनके बारे में आपको क्लास 12 में कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है, इनमें से रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो कि सेकंड बुक है क्लास 12 की। अब बचे कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और उनके बारे में बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि कमर्शियल बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर के यानी सरकारी हो सकते हैं, वो फॉरेन बैंक्स होते हैं, विदेशी हो सकते हैं, और कमर्शियल बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं, निजी बैंक भी हो सकते हैं। इस वीडियो में खास बात यह है कि यहाँ मैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सेंट्रल बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। और सेंट्रल बैंक की विशेषता होती है कि वो ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता था पहले, और अब इनको सुपरवाइज करता है या फिर फैसिलिटेट करता है, इनकी निगरानी का कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक की जब हम बात करते हैं, केंद्रीय बैंक हिंदी में कहते हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया के हर देश में आज के समय में सेंट्रल बैंक है, या यूं कहिए कि सेंट्रल बैंक होना आवश्यक है, जो पूरी दुनिया के जो नियम हैं, जो सभी देशों ने स्वीकार किए हुए हैं, उनके तहत ये जो बैंक होता है ये सर्वोच्च बैंक होता है। तो किसी भी देश का ये सबसे विशेष बैंक होता है, ये वहां की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल इसका रहता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी को मैनेज करने में। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, और ये 1935 में इसकी स्थापना हुई। ये ईयर याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म विद प्रॉपर स्पेलिंग याद रखना। दुनिया का जो पहला सेंट्रल बैंक था वो 1919 में स्थापित हुआ था इंग्लैंड में। और इसके बारे में बात नहीं ज़्यादा डिटेल में करनी, लेकिन यहाँ पे हमें बात करनी है जो सेंट्रल बैंक है उसके चार फंक्शंस के बारे में। आपका जो सिलेबस है उसमें चार फंक्शंस दिए गए हैं सेंट्रल बैंक के। ये चार फंक्शन है, बैंक ऑफ इशू जिसे मुद्रा का निर्गमन कहते हैं, गवर्नमेंट्स बैंक जिसे सरकार का बैंकर कहते हैं, और बैंकर्स बैंक बैंकों का बैंक, और चौथा है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट साख नियंत्रण। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चार आपके सिलेबस में है, और इन चार के अलावा हो सकता है प्राइवेट ऑथर बुक में कोई एक्स्ट्रा दिए हुए हो, उनके बारे में स्टडी नहीं करना है, चारों पर फोकस करना है। एक ये फंक्शन है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। यहाँ इस चैप्टर में, इस यूनिट में इसको कोई नहीं पूछता, लेकिन यहां मैं इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा जब आप लास्ट यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ते हैं। जो यूनिट नंबर है 5, वहां आप बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां जो पढ़ाया जाएगा उसको थोड़ा सा यहां भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि कस्टोडियन क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, बेसिकली विदेशी मुद्रा क्या होती है, अपने देश की जो करेंसी है, जैसे हमारे देश की करेंसी क्या है, रुपी, उसके अलावा जितनी भी करेंसीज हैं वो सारी हमारे लिए विदेशी मुद्रा हैं, उनका भंडार होता है। तो ऐसे ऐसे भंडार किसी भी देश में हो सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो कस्टोडियन होता है उस विदेशी मुद्रा के भंडार का, यानी कि उसके पास वो भंडार सुरक्षित रखा रहता है। उस भंडार का बढ़ना या उसका घटना वो सेंट्रल बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और हमारे देश का सेंट्रल बैंक क्या है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आरबीआई। तो आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई का मतलब बेसिकली सेंट्रल बैंक से होगा इस क्लास के बाद से। और कमर्शियल बैंक्स होते हैं अलग, उनके लिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ, और वो लास्ट वीडियो होगी इस यूनिट की। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ चारों को। और मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली ऐसे हिसाब से कर रहा हूँ, और ये जो यहाँ मैंने कंटेंट दिया है ऐसे हिसाब से दिया है कि अगर ये फंक्शन आपसे एग्जाम में कोई पूछता है, कोई भी एक फंक्शन पूछता है, उसको आपको डिटेल में बताना होता है। जब चारों फंक्शन पूछे जाते हैं तो सिर्फ आपको मेंशन करना होता है, एक एक या दो दो लाइन में उनको मेंशन कर देते हैं। तो किसी भी एक फंक्शन के बारे में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो आपको उतना लिखना है जितना मैंने स्लाइड में मेंशन किया हुआ है, ये यहाँ तक का इतना आपको मेंशन करना है। क्या कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो सोल अथॉरिटी होता है इशू करने के लिए करेंसी को, तो एकमात्र प्राधिकरण है। कोई उसके अलावा किसी भी कंट्री में बैंक, कितने भी बैंक हो, लेकिन वो नोट नहीं छाप सकते। ये जो है इसका फंक्शन, इसकी वजह से इसके पास आ जाता है एकाधिकार, मोनोपोली इसकी क्रिएट हो जाती है। और इस एकाधिकार की वजह से क्या होता है, दो विशेषताएं आ जाती हैं, यूनिफॉर्मिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की। ये जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे आंसर में, आपका आंसर इनकम्प्लीट माना जाता है। तो आपको बताना है कि सोल अथॉरिटी है, फिर आपको बताना है कि ये एंजॉय करता है मोनोपोली, और फिर आपको बताना है कि इसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो यूनिफॉर्मिटी बेसिकली क्या होता है कि पूरी कंट्री में सेम करेंसी प्रिवेलिंग होती है। अगर बहुत सारे बैंक नोट छाप रहे होंगे फिर तो अलग अलग करेंसी हो जाएगी ना, लेकिन क्योंकि एक ही नोट एक बैंक के द्वारा एक प्रकार का जारी किया जाता है तो यूनिफॉर्मिटी हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि जो मनी की सप्लाई है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन करा था, मनी की सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। मनी की सप्लाई को ज्यादा नोट छाप दे या पुराने नोटों का क्या कर दे, उनको उनका विमुद्रीकरण कर दे, डिमोनेटाइजेशन कर दें हम। एक और खास बात क्या है, यहाँ तक का तो आप आंसर उसमें दे देंगे, लेकिन एक फैक्ट ये है कि जितने भी कॉइन्स हैं और 1 रुपए का नोट, वो कौन जारी करता है, उनका निर्गमन करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, किसी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। लेकिन इन नोटों का और इन कॉइन्स का जो सर्कुलेशन है, जो प्रचलन में लाते हैं, वो लाता है आरबीआई। बाकी जितने भी नोट हैं 1 रुपए से बड़े, वो 2 रुपए से लेकर के और 2000 रुपए तक के नोट हो सकते हैं, वो सारे नोट प्रिंट किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। और छोटे नोट या सिक्के वो जारी किए जाते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा, लेकिन उनको प्रचलन में लाया जाता है, सर्कुलेशन में लाया जाता है आरबीआई के द्वारा। गवर्नमेंट्स बैंक, ये आरबीआई का सेकंड फंक्शन है, जिसे सरकार का बैंक भी हम कह देते हैं हिंदी में। इस फंक्शन के तहत कुछ जिम्मेदारियां पूरी करता है सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री में, जैसे आरबीआई ये सारे फंक्शन प्ले करता है। तो ये इनके बारे में 4-5 जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो कोई 4 पॉइंट आप इसमें लिख दीजिए, काफी होगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहला फंक्शन जो होता है इस फंक्शन के तहत, वो होता है कि ये क्या करता है, सरकारी खाते का प्रबंधन करता है, उसको मैनेज करता है। फिर एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स। जैसे कमर्शियल बैंक जो होते हैं, जो साधारण जो बैंक होते हैं, एसबीआई या पीएनबी, ऐसे बैंक, इनमें हम लोग आम आदमी जो है, वो पब्लिक जो है वो जा करके जमा करा देती है। लेकिन गवर्नमेंट कहाँ जमा कराती है, गवर्नमेंट जमा कराती है अपना आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास में वो अपने डिपॉजिट्स जमा कराती है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट को रिसीप्ट लेनी हो किसी से, तो वो पैसा रिसीव करने का काम भी आरबीआई करता है। हो सकता है गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेना हो, या फिर किसी फॉरेन कंट्री से पैसा लेना हो, विदेशों से लाना हो कोई पैसा, तो ऐसी पेमेंट्स रिसीव करता है सेंट्रल बैंक। उसके अलावा कैश अवेलेबल कराता है गवर्नमेंट को। हो सकता है कई बार गवर्नमेंट को अस्थायी रूप से अचानक से कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो टेम्परेरी डिमांड को वो मीट करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंट्रल बैंक, वो है कि ये एडवाइजर है गवर्नमेंट का, सलाहकार है किस चीज के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, मौद्रिक नीति, जो कि किसी भी कंट्री में मनी सप्लाई से रिलेटेड, कि भाई मुद्रा का जो प्रवाह है या मुद्रा की जो पूर्ति है वो बेसिकली कितनी कितनी होनी चाहिए किस समय पे, उसको नियंत्रित करने में इसमें सलाहकार का ये कार्य करता है। थर्ड जो फंक्शन है वो है बैंकर्स बैंक का, बैंकों का बैंक। भाई जिस प्रकार से जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, वो पब्लिक के लिए जो सेवा प्रदान करते हैं, ऐसे ही रिलेशन सेंट्रल बैंक के होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके साथ में। तो यहाँ पे क्या करता है सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक से एक्स्ट्रा कैश को ये एक्सेप्ट कर लेता है। हो सकता है ना व्यावसायिक बैंक जो है उनके पास पैसे होते हैं, वो नॉर्मली तो क्या करते हैं, उस पैसे से वो लोन देते हैं पब्लिक को।
कोई लोन लेने वाला नहीं आ रहा हो, एक्स्ट्रा पैसा है किसी कमर्शियल बैंक के पास, तो वो आरबीआई के पास उसको जमा करवा सकता है और कुछ उस पर ब्याज अर्जित कर सकता है, इंटरेस्ट कमा सकता है। उसके अलावा इमरजेंसी लैंडिंग करता है कमर्शियल बैंक्स को, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी कहते हैं हम इस फंक्शन को। हो सकता है कभी कभी किसी कमर्शियल बैंक के पास पैसे की ना कमी हो गई हो किसी दिन, क्योंकि उसने तो ये माना था कि भाई जितने लोग पैसा जमा करवा रहे हैं वो सारे के सारे एक दिन मांगने नहीं आएंगे अपना पैसा, तो कुछ पैसे को उसने लोन के रूप में जारी कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग आ गए एकदम से पैसा मांगने के लिए। तो ऐसे में क्या करेगा कमर्शियल बैंक? वो इमरजेंसी लेंडिंग मांग लेगा किससे? सेंट्रल बैंक से, कि आज मुझे इतना पैसा दे दो भाई, हेल्प कर दो। उसके बाद में अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो करता है, मैनेज करता है क्लियरिंग हाउसेस को। जहां आप ये बैंकर्स बैंक वाले फंक्शन बता रहे होंगे ना, तो उनमें से कोई भी 3-4 पॉइंट आप याद रख लो। आपको एग्जाम में उतने ही लिख दे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ये समाशोधन गृह क्या है, इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक बार। आपने क्या करा, चेक इशू करा किसी व्यक्ति को। आपका अकाउंट था कैनरा बैंक में, और जिसको आपने वो चेक इशू करा उसका अकाउंट था मान लीजिए पीएनबी में। तो अब पीएनबी वाले अकाउंट में पैसा जाना है, और कहाँ से जाना है? कैनरा बैंक से जाना है। तो जितने चेक जिस भी बैंक में जमा होते हैं, शाम को उनकी क्लियरिंग होती है। और क्लियरिंग हाउस में हर बैंक दूसरे बैंक को बताता है कि आपके यहाँ से मेरे पास इतनी पेमेंट आनी है। वो भी बताता है कि भाई आपके यहाँ से मेरी कितनी पेमेंट आनी है। तो पेमेंट का लेखा जोखा रख करके सारा कैश का हिसाब किताब कर लिया जाता है। उसे कहते हैं समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस। तो ये भी सेंट्रल बैंक चलाता है इसको। और इसके अलावा ये एडवाइजरी जारी करता है, गाइडलाइंस जारी करता है किसके लिए? कमर्शियल बैंक्स के लिए, कि भाई किन किन नियमों का उनको पालन करना है। और एक और इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है कि ये रूल बनाता है किसके लिए? कमर्शियल बैंक्स के लिए। नया बैंक बनना हो, या फिर दो बैंकों का मिश्रण होना हो, या फिर किसी एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक का अभिग्रहण करना हो, तो ऐसे के लिए नियम भी सेंट्रल बैंक बनाता है, और वो ही इन सब चीजों के लिए परमिशन देता है। अब लास्ट जो फंक्शन है वो है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये बहुत विस्तार से बताया जाता था आपके सिलेबस में, ये वाला जो फंक्शन है, क्योंकि इसमें 7 जो है मेजर्स बताए जाते थे क्रेडिट कंट्रोल के। तो वे इस बार आपके सिलेबस में है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बुक में से उनको ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना है। कितना पढ़ना है वो मैं अब बता रहा हूं आपको। क्रेडिट क्रिएशन जो होता है, उसकी एबिलिटी जो होती है कमर्शियल बैंक की, वो यहाँ पे कंट्रोल कर लेता है सेंट्रल बैंक। ये क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। जो मेरी 3rd वीडियो है यूनिट नंबर 2 के लिए, उसमें मैं क्रेडिट क्रिएशन एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ फिलहाल इतना समझ लो कि सेंट्रल बैंक के पास पावर होती है, ये जो 7 मेजर्स होते हैं, इन 7 में से किसी एक या एक से ज्यादा मेजर्स को यूज करके उनको ये कमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ डिमांड जो है पब्लिक के द्वारा धन की, उसको भी कंट्रोल कर सकता है। अगर देखिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे, ब्याज दर को बढ़ा दे, तो क्या होगा? जनता के द्वारा धन की मांग घट जाएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाए, ब्याज दर सस्ती हो जाए, तो क्या होगा? जनता के द्वारा धन की मांग बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से नियंत्रित हो सकता है ना। वो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, बस इतना ही समझना है, डिटेल में नहीं जाना। इंपॉर्टेंट फंक्शन अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे कि इन्फ्लेशनरी, महंगाई जो हो रही है, मुद्रास्फीति या फिर अपस्फीति जिसे कहते हैं कीमतों का गिरना, इन दोनों परिस्थितियों को नियंत्रित करने में सेंट्रल बैंक हेल्प करता है बहुत ज्यादा। कैसे? कि भाई वो ब्याज दरों को महंगा कर देगा, लोगों के पास पैसे की कमी हो जाएगी, तो ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, ज्यादा खर्च नहीं करेंगे तो कीमतें जो है वो नियंत्रित हो जाएगी। या फिर इसका उल्टा, कीमतें बहुत ज्यादा नियंत्रित हो रही थी, बहुत ज्यादा गिर रही थी, चीजों की कीमतें सस्ती हो रही थी, तो ऐसे में क्या है, मुद्रा की वो पूर्ति बढ़ा दे सेंट्रल बैंक, और बढ़ाने से लोगों के पास में पैसा ज्यादा आ जाए, ज्यादा खर्च करेंगे तो कीमतें फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये तरीके होते हैं, ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना आपको। आपकी जो प्राइवेट ऑथर की बुक होती है अननेसेसरीली आपको बहुत ज्यादा बहुत डिटेल में पढ़ाती रहती है, बहुत टू द पॉइंट पढ़ने की जरूरत है आपको। मैंने आपको कहा था कि 7 मेजर्स हैं जिनके थ्रू सेंट्रल बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है क्रेडिट को, साख का नियंत्रण करता है वो। तो फिर वे 7 मेजर्स क्या होते हैं, उनमें से 3-4 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। रेपो रेट्स, एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, इसके अलावा भी होते थे 3-4 और होते थे। तो वे सारे आपके सिलेबस में अब इस बार नहीं है, तो आपको इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है, या फिर कैसे काम करते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि हाँ ये कुछ काम करते हैं जिसकी वजह से मुद्रास्फीति या अपस्फीति नियंत्रित हो जाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी में ये हेल्प करते हैं, यानी मौद्रिक नीति में हेल्प करते हैं ये।
तो ये वेरियस क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है, मेथड्स है, विधियां हैं जिनके माध्यम से, या फिर ये क्या है, टूल्स हैं जिनके माध्यम से सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल कर लेता है। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है इस बार के सिलेबस में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के बाकी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके लिंक्स वहां पे आपको मिल जाएंगे, उनको देख सकते हैं आप, और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलते रहिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।